नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805609697086060894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ये उत्तराखंड पीसीएस टेस्ट सीरीज़ का हमारा सेक्शनल टेस्ट 4 है, जहां पर हम लोग साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक वूल। ये आपको कुछ बहुलक दिए गए हैं और इसमें से किस बहुलक का प्रयोग करके संश्लेषित रेसे या फिर संश्लेषित ऊन बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा पॉली एक्रिलोनाइट्रिल। पॉली एक्रिलोनाइट्रिल एक एडिशन पॉलीमर है जिसे पैन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रोनाइट्रिल, ध्यान रखिएगा। एक्रोनाइट्रिल के का पॉलीमराइजेशन करके इसे बनाया जाता है एंड इट इज़ वेरी हार्ड रिजिड थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। तो बहुत ज़्यादा हार्ड और रिजिड, कठोर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है ये, और इसका यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक वूल को बनाने में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। एक तरफ पॉलीमर्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग लिखे गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बैकेलाइट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। विद्युत उपकरण बनाने में बैकेलाइट का इस्तेमाल होता है। तो बाकी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस में गलत क्या है। मेलामाइन फॉर्म एल्डिहाइड, इसका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक रेजिन यूटेंसिल्स को बनाने में। प्लास्टिक के जो रेजिन बर्तन होते हैं उन्हें बनाने में मेलामाइन फॉर्म एल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ नायलॉन 6 का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स प्लास्टिक और टायर्स को बनाने में, ध्यान रखिएगा। और नायलॉन 66 जो है, नायलॉन 66 जो है, इसका यूज़ किया जाता है पैराशूट और रक्स, मतलब दरी, जो पैराशूट और दरी बनाई जाती है उनको बनाने में नायलॉन 66 का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमारा आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वापस से आपको सही ऑप्शन का ही सिलेक्शन करना है यहाँ पर। एंड सब्सटेंस यूज टू गिव द कलर टू ग्लास, जो शीशे आप देखते हैं, विभिन्न रंगों के शीशे, कांच आप देखते हैं, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड की वजह से उनका कलर ऑरेंज, रेड, ग्रीन या येलो होता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सोडियम यूरानेट, इसकी वजह से जो कांच होता है उसका कलर फ्लोरोसेंट येलो या प्रदीप्तिशील पीला है ना। प्रदीप्तिशील पीला कलर किसके कारण होता है कांच का? सोडियम यूरेनेट के कारण। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी में क्या गलत है ये भी देख लेते हैं। तो कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से ऑरेंज रेड कलर ना होकर के डीप ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से डीप ब्लू कलर का कांच हो जाता है। फेरस ऑक्साइड की अगर बात करें तो इसकी वजह से ग्रीन कलर का कांच हो जाता है। और सेलेनियम ऑक्साइड जो होता है इसकी वजह से आपका ऑरेंज और रेड कलर का कांच हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी सारे इनकरेक्टली मैच थे, करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव्स येलो लाइक लेमन कलर टू द ग्लास। मतलब कांच का जो येलो लाइक लेमन, नींबू की तरह जो पीला रंग हो जाता है, वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड की वजह से कांच का रंग नींबू की तरह पीला हो जाता है। और दूसरा इसी में क्वेश्चन का पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव्स पीकॉक ब्लू कलर टू द ग्लास। कांच का जो रंग होता है वो पीकॉक ब्लू कलर का किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक सॉल्ट की वजह से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव्स पेल ब्लू ग्रीन कलर ऑन बर्निंग। इनमें से कौन सा जो किस मेटल के जलने पर हल्का नीला या हरा रंग प्राप्त होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास थे, ध्यान रखिएगा। फॉस्फोरस के जलने पर हल्का पीला या हरा रंग हमें प्राप्त होता है। बाकी बेरियम, एंटीमनी और टेल्यूरियम, अगर इनको जलाया जाए तो हल्के ग्रीन कलर का हमें एहसास होगा, ठीक है। तो बेरियम, एंटीमनी या फिर टेल्यूरियम, इनके जलने से हल्का ग्रीन कलर मिलता है। लेकिन अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो इसके ये जलकर हमें हल्का
नीला और हरा कलर देता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन कोल गैस। कोल गैस जो होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी गैस होती है और मिनिमम अमाउंट में कौन सी गैस होती है। तो कोल गैस का कंपोजिशन आप लोग देख लें। जो कोल गैस होता है फ्रेंड्स, इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन होता है अक्रॉस 47%। वहीं पर अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन होता है हमारा 32%। और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके बाद कंपोजिशन में आता है 7% में। देन आप कह सकते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है ये होता है 2%। इथाइलिन होता है आपका 3%। और नाइट्रोजन होता है आपका 4%। और सबसे कम मात्रा में अगर पूछा जाए कौन सी गैस होगी, तो वो आपकी होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस 1% होती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन, जिसका परसेंटेज है 47% अक्रॉस। और सबसे कम मात्रा में आपकी कौन सी गैस पाई जा रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पाई जाती है अक्रॉस 1%। तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग गैसेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज कंपोजिशन इन बायोगैस। बायोगैस में जो गैसेस पाई जाती हैं तो उनकी मात्रा के आधार पर आपको उनको गिरते हुए क्रम में लगाना है, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो बायोगैस का एक बार कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं। जो बायोगैस है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो है मीथेन। मीथेन बायोगैस में पाई जाती है आपकी अक्रॉस 50 to 75%। मीथेन के बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 50%। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन होती है, ये होती है अक्रॉस 10%। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद हम कह सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन होता है 1% के अक्रॉस और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है आपका 3% के अक्रॉस। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपकी बायोगैस होती है, बायोगैस में सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी गैस पाई जाएगी, वो है मीथेन। मीथेन के बाद सेकंड नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला ऑप्शन आप देखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर्ड गैसियस फ्यूल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड ग्लास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा मैन्युफैक्चर्ड गैसियस फ्यूल, या आप कह सकते हैं विनिर्मित गैसीय ईंधन, किस विनिर्मित गैसीय ईंधन का उपयोग कांच और इस्पात के निर्माण में अपचायक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, मतलब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किसे यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्टील और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में जो रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ होता है वो होता है हमारा प्रोड्यूसर गैस, है ना। प्रोड्यूसर गैस को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो एक बार शॉर्ट में आप लोग जल्दी से देख लो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसर गैस। अब रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए फ्रेंड्स कि कोई है एलिमेंट आपका ए और कोई एलिमेंट है आपका बी। ध्यान रखिएगा, अगर ए के पास इलेक्ट्रॉन है ना, और ए अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो जब ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ए को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। फिर से सुनिएगा, अगर ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ए इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी को तो इलेक्ट्रॉन देगा। सपोज कीजिए ए और बी के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके वो किसको दे दिया, बी को। तो जो लूज करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो आपका कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको एक सिंपल अगर इक्वेशन से आप समझना चाहें तो ध्यान से देखना, Cl2 प्लस Br माइनस 2Br माइनस ये कन्वर्ट हो जाता है 2Cl माइनस प्लस Br2 में। तो आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और Br ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो Br इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और क्लोरीन जो हो वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ब्रोमीन है, चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जो Br2 होगा ये हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो गया। और जो क्लोरीन है
ये आपका रिड्यूस हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको ये समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार जरूर रिपीट कीजिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी होती है, तो इसलिए एक बार आप वीडियो चाहो तो रिपीट करके भी इसको देख सकते हो। द 3 गैसेज फाउंड इन नेचुरल गैस आर इन ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी। नेचुरल गैस में 3 गैसें ऐसी हैं जिनका जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अमंग देम, इनमें से कौन सी वो वाली गैस नहीं है जिनकी क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है। तो नेचुरल गैस का पहले कंपोजिशन अगर आप देखें, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस में जो मीथेन होता है फ्रेंड्स, ये 60 to 90% होता है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है उसमें मीथेन 60 से 90% होता है, और इसके बाद इसमें पाया जाता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, और इन तीनों का जो कंपोजिशन है वो 0 to 20% है। तो आप देखिए इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये तीनों का कंपोजिशन ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आप इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हटा दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी मीथेन। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा बी मीथेन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पैराफिन के मैन्युफैक्चर में, पैराफिन के निर्माण में लुब्रिकेटिंग ऑयल या स्नेहक तेल का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जो मोबाइल ऑयल होता है उसको बनाने में, या फिर वैक्स के मैन्युफैक्चर में, या फिर जो पॉलिश बनाई जाती है उसके मैन्युफैक्चरिंग में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा था कहाँ नहीं करते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है, आपसे यस पूछ रहा है या नो पूछ रहा है। अब यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं देखिए सबसे पहले अंडरलाइन कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और करेक्ट क्या है तो ध्यान रखिएगा, जो डी ऑप्शन लिखा है फ्यूल ऑयल, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, है ना, उद्योगों में ईंधन के रूप में फ्यूल ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बजाय अगर हम ऊपर के तीनों को करेक्ट करना चाहें तो जो गैसोलीन है फ्रेंड्स, उसका यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, और जो नैप्था है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल, और जो आपका केरोसिन है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल ऑफ जेट इंजन्स। ठीक है, तो केरोसिन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जेट इंजन के ईंधन के निर्माण में। जो नैप्था है इसका यूज़ किया जाता है पेट्रोल के निर्माण में। जो केरोसिन है, केरोसिन का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, मैंने बताया कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल ऑफ जेट इंजन। और जो फ्यूल ऑयल है इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, और उद्योगों में ईंधन के रूप में। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वुड हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से आपको कुछ लकड़ियाँ दी गई हैं, लकड़ियों के प्रकार दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो अगर ओक की बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसे कैलोरी पर केजी में कैलकुलेट किया जाता है, और जो ओक की कैलोरीफिक वैल्यू है वो है आपकी 4729 कैलोरी पर केजी से लेकर के 4790। ठीक है, और ये जो यूनिट है कैलोरी पर किलोग्राम ही है, ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर बिर्च की बात करें हम लोग तो 4695 से लेकर के 4831, बल्कि अगर देवदार की हम बात करें, है ना, सीडर या देवदार की, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो है 4818 से लेकर के 5310 कैलोरी पर किलोग्राम। तो इस हिसाब से यहाँ जितने ऑप्शन दिए गए उसमें जो पाइन है, सीडर है या फिर जो देवदार है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन वुड। आपको कुछ नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ लकड़ी में मैक्सिमम या अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, और कौन सी चीज़ मिनिमम क्वांटिटी में मिलती है, या न्यूनतम मान किसका होता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले वुड का कंपोजिशन आप देख लें। जो लकड़ी होती है वुड, इसमें आप कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है ये होता है ऑलमोस्ट 50%। कार्बन के बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन होता है ऑलमोस्ट 6%। इसके बाद ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है आपका 50%। कार्बन के बाद आप कह सकते हैं ऑक्सीजन होता है 43.10%। ऑक्सीजन के बाद अगर थर्ड मोस्ट हाईएस्ट कंपोनेंट है कोई, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, है ना। और सबसे कम मात्रा में आप कह सकते हैं इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है ऑलमोस्ट 0.3% के अक्रॉस। ठीक है, तो इस तरह से लकड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कार्बन 50%, सेकेंड हाईएस्ट कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन 43.10%, और सबसे कम पाया जाता है आपका नाइट्रोजन 0.3%। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन, क्योंकि एक बार आपको मैक्सिमम पूछा गया है और एक बार आपको मिनिमम क्वांटिटी पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड फ्यूल। इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं है, विनिर्मित ठोस ईंधन इनमें से कौन
सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बैगासिस, स्ट्रॉ, चारकोल, कोक, काउ डंग केक्स और ब्रिकेट्स, ये सारे ही आपके मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड फ्यूल्स हैं। जबकि अगर ए ऑप्शन की हम बात करें, ऑयल, शेल एंड कोल, है ना, तेल, शेल और कोयला, ये जो ऑप्शन है ये आपका नेचुरल सॉलिड फ्यूल का उदाहरण है ना। आप कह सकते हैं प्राकृतिक ठोस ईंधन। नेचुरल सॉलिड फ्यूल क्या है आपका? तेल, शेल और कोयला, ऑयल, शेल एंड कोल। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन सीमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज फाउंड इन मिनिमम क्वांटिटी। मतलब अगर सीमेंट का कंपोजिशन आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप 100% करेक्ट करोगे। तो फ्रेंड्स एक बार सीमेंट का कंपोजिशन हम लोग देखेंगे। सीमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो होता है अक्रॉस 50 to 60%। और सबसे कम मात्रा में अगर कुछ होता है तो होता है आयरन का ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, ये होता है ऑलमोस्ट 1 to 2%। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। अगर सीमेंट के पूरे कंपोजिशन को आप देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका कैल्शियम का ऑक्साइड पाया जाएगा, इससे कम मात्रा में आपका सिलिका पाया जाता है, सिलिका के बाद आपका एल्यूमिना होता है, जिप्सम होता है, फिर जिप्सम के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाद होता है फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, जो फेरिक ऑक्साइड है ये सबसे लीस्ट कंपोनेंट है और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रूट, स्टेम, सीड्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स एंड इन द क्रॉप मैच्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व पादपों की जड़, तने, बीज एवं फूलों के विकास में तथा फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, फास्फोरस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो फास्फोरस होता है वो पौधे की जड़, तने, बीज एवं फूलों के विकास में और फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, जो सेकंड ऑप्शन है आपका पोटेशियम, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कि इट इंक्रीजेज द ड्रॉट टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। सूखा सहन करने की जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि करता है पोटेशियम पौधों में। और साथ ही साथ जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं वो भी पोटेशियम की ही प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो ए और सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की, देखिए पोटेशियम क्या क्या करता है प्लांट में। पहला तो वो ड्रॉट टॉलरेंस बनाएगा पौधे को। दूसरा क्या करेगा कि इट कंट्रोल्स द वाटर लॉस इन द लीव्स, जो पत्तियों में या पत्तियों में जो जल की हानि होती है उसको नियंत्रित करता है पोटेशियम। और तीसरा आप कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द कलर एंड साइज ऑफ द फ्रूट। मतलब जो फल होगा उसका साइज और उसका रंग, इन दोनों के डिटर्मिनेशन में भी पोटेशियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कंपाउंड फर्टिलाइजर्स और कंप्लीट फर्टिलाइजर्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यौगिक उर्वरक और पूर्ण उर्वरक किन्हें कहा जाता है? तो आपको पता होगा NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। तो इनको कंप्लीट और कंपाउंड फर्टिलाइजर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर में किसका यूज नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो ब्यूटिल एसीटेट होता है इसका उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर को बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, बेंजिल एल्कोहल, इन तीनों का इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवर को बनाने में किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स, मिनरल ऑयल एंड मल्टी हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी सौंदर्य प्रसाधन को बनाने में पेट्रोलियम जेली, पैराफिन मोम और खनिज तेल और मल्टी हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वैसलीन की बात की जा रही है। यहाँ पर जो मल्टी हाइड्रोकार्बन है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें मोर देन 25 कार्बन एटम्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, मोर देन 25 कार्बन एटम्स के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका यूज, उनके साथ पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स और मिनरल ऑयल, इन सब के कंपोजिशन को मिला करके वैसलीन को बनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आपको करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना था। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड कैरिंग बैग्स। जो
रक्त रखने वाली थैली होती है या रक्त रखने वाले जो बैग होते हैं उनका निर्माण करने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ध्यान रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है? क्योंकि जो एक्रिलाइट है इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट लेंसेज को बनाने में, एक्रिलाइट का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो आपका पॉलीइथाइलिन है, पॉलीइथाइलिन का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़। पॉलीस्टाइरीन का यूज़ किया जाता है रेडियो और टीवी को बनाने के लिए, जो रेडियो टीवी का कैबिनेट होता है उसको पॉलीस्टाइरीन की सहायता से बनाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन एक बार और देख लीजिए, एक्रिलाइट की मदद से कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाए जाते हैं, पॉलीइथाइलिन की मदद से टॉयज बनाए जाते हैं, और पॉलीस्टाइरीन की वजह से मदद से आप कह सकते हैं रेडियो और टीवी के जो कैबिनेट होते हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हेक्सामिथाइलिन, डाईएमीन और एडिपिक एसिड, दीज आर द कंपाउंड मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर। हेक्सामिथाइलिन, डाइमीन और एडिपिक एसिड किसके कंपाउंड मोनोमर हैं? चार ऑप्शन आपको वहाँ पे दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नाइलॉन, नाइलॉन के जो कंपाउंड मोनोमर है कौन कौन से? हेक्सामिथाइलिन, डाइमीन और एडिपिक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेलामाइन जो होता है इट इज़ मिक्सड इनटू पेंट्स, प्लास्टिक एंड पेपर एज अ फायर रिटार्डेंट एडिटिव्स। अग्नि प्रतिरोधी योजकों के रूप में इसे यूज़ किया जाता है किसके साथ मिलाकर? पेंट, प्लास्टिक और कागज़ के साथ मिश्रित करके। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो डेकोरेटिव टाइल्स होते हैं उनका यूज़ टाइलिन की मदद से नहीं किया जाता है, मेलामाइन की ही सहायता से डेकोरेटिव टाइल्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो डिनर वेयर होता है ना, या फिर जो व्हाइट बोर्ड्स होते हैं उन्हें भी मेलामाइन की ही सहायता से बनाया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन मेलामाइन के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग रबर इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फ्यूल पाइप्स इन व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट एंड फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव ग्लव्स। मतलब वायुयान और जो वाहन होते हैं उनके जो फ्यूल पाइप्स होते हैं या फिर जो प्रोटेक्टिव ग्लव्स होते हैं उनको बनाने के लिए किस रबर का यूज़ किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बूना एन रबर, बूना एन रबर का इस्तेमाल किया जाता है वायुयान या फिर वाहनों के जो ईंधन पाइप होते हैं उन्हें बनाने के लिए, और जो सुरक्षात्मक दस्ताने होते हैं उन्हें बनाने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर, इनमें से कौन सा सिंथेटिक रबर या संश्लेषित रबर का उदाहरण नहीं है? तो पॉलीइथाइल एक्राइलेट, ध्यान रखिएगा, ये आपका संश्लेषित रबर नहीं है। बाकी जो सारे ऑप्शन है नियोप्रीन रबर हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, या फिर पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे ही आपके संश्लेषित रबर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना था। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। एस्प्रिन की खोज की थी फ्लिक्स हॉफमैन ने। और जो बैरोमीटर है इसकी खोज की थी एवेंजेलिस्टा टोरिसेली। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 26 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है। तो एक तरफ गैसेस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका इन्वेंटर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इन्वेंशन किसने किया था? क्लोरीन का इन्वेंशन किया था कार्ल विल्हेम शिले, ध्यान रखिएगा, कार्ल विल्हेम शिले। हाइड्रोजन गैस की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। और जो हीलियम गैस की खोज की थी आप कह सकते हैं जूलियस जैनसन ने। और ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन ही आपको चूज करना था। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजन, जोसेफ प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज नॉट अ एंटीबायोटिक मेडिसिन। जो नीचे औषधियाँ लिखी इनमें से कौन सा प्रतिजैविक औषधि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और साथ ही साथ जो सल्फोनामाइड्स होते हैं, ये सारे ही आपके एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं। तो इसका सारे ही ऑप्शन सही लिखे हुए हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेनली यूज इन जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि मुख्य रूप से सामान्य निश्चेतक औषधि के रूप में उपयोग नहीं की जाती है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आइबुप्रोफेन जो होता है ये आपकी एनेस्थेटिक ड्रग नहीं है। बाकी आपकी डाइथाइल ईथर, डाइजापेम और हेलोथेन और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये भी आपका एनेस्थेटिक ड्रग ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आइबुप्रोफेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइपोक्लोरस एसिड एंड बोरिक एसिड आर विच ऑफ द फॉलोइंग
टाइप्स ऑफ ड्रग्स, तो ये सारे ही आपके एंटीसेप्टिक ड्रग हैं। तो एंटीसेप्टिक ड्रग्स में एक और नाम बहुत फेमस है सोफ्रामाइसिन, ध्यान रखिएगा, जो सोफ्रामाइसिन होता है ये भी आपका एंटीसेप्टिक ड्रग ही होता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्स इज नोन एज पाम वैक्स और ब्राजील वैक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोम पाम मोम और ब्राजील वैक्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्नुबा वैक्स। जो कार्नुबा वैक्स होता है इसे प्रिंसेस ऑफ वैक्स या फिर आप कह सकते हैं क्वींस ऑफ वैक्स या मोम की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम कोल एंड ऑयल शेल। कौन सा मोम पेट्रोलियम कोल और ऑयल सेल से निकाला जाता है? तो ध्यान रखिएगा पैराफिन वैक्स जो होता है आपका, ये आपका पेट्रोलियम कोल और ऑयल सेल से निकाला जाता है। एंड एन एस्टर कंपाउंड कॉल्ड सिटिल पाल्मेटाइट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्स। तो जो आपका स्पर्मेसेटी वैक्स होता है इससे ये आपका इसमें आपका एक कंपाउंड पाया जाता है, ईथर एस्टर पाया जाता है जिसे सिटिल पाल्मेटेट के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो पैराफिन वैक्स है ये आपका पेट्रोलियम कोल और ऑयल सेल से निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। साथ ही साथ जो स्पर्मेसेटी वैक्स होता है इसमें एक स्पेशल ईस्टर कंपाउंड पाया जाता है जिसे सिटिल पाल्मेटेट के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड सोप। जो लिक्विड सोप होता है उसको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिक्विड सोप होता है उसको बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इन मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोप अ मिक्सचर ऑफ सोडियम लॉरेट सल्फेट, सोडियम डोडोसिल बेंजीन सल्फोनेट और लैक्टिक एसिड, और इसके साथ कुछ फ्रेगनेंस मिला करके किस सोप का निर्माण किया जाता है? तो जो डिश वॉशिंग सोप होता है, ध्यान रखिएगा, जो बर्तन होते हैं टू रिमूव ऑयल फैट स्टेन और जम्स फ्रॉम यूटेंसिल्स, बर्तनों से ऑयल फैट स्टेन जम्स को रिमूव करने के लिए सोडियम लॉरेट सल्फेट, सोडियम डेडोसिल बेंजीन सल्फोनेट और लैक्टिक एसिड के साथ कुछ फ्रेगनेंस मिला करके जो सोप का निर्माण किया जाता है उसे डिश वॉशिंग सोप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इज नॉट ऑफ नेप्थलीन। इनमें से कौन सा नेप्थलीन का उपयोग नहीं है? तो जो नेप्थलीन है उसका यूज फिनोलिक रेजिन्स के निर्माण में नहीं किया जाता है। जो फिनोलिक रोल्स होते हैं ये आपके यूट्रोपाइन से बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यूट्रोपाइन ना कि नेप्थलीन। बाकी सारे ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। जो नेप्थलीन होता है ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है। कपड़ों में जो मॉथ बॉल्स होते हैं वो नेप्थलीन के बने होते हैं, टू कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम द क्लोथ। जो कीट पतंग होते हैं या जो कीड़े होते हैं उनको कपड़ों से दूर रखने के लिए मॉथ बॉल्स का यूज़ किया जाता है जो कि नेप्थलीन से बने होते हैं। साथ ही साथ जो पायरोटेक्निक होता है, पायरोटेक्निक का मतलब होता है आतिशबाजी, आतिशबाजी में कुछ स्पेशल इफेक्ट देने के लिए भी जो नेप्थलीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपसे यूज़ जो नहीं है वो पूछा गया है। तो जो फिनोलिक रेजिन्स होते हैं, मैंने फिर से अभी बताया आपको कि यूट्रोपाइन का यूज़ किया जाता है फिनोलिक रेजिन्स को बनाने में, ना कि नेप्थलीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो जो फॉस्जीन होता है फ्रेंड्स, ये कैल्शियम हाइड्राइड नहीं होता है, फॉस्जीन आपका होता है कार्बोक्सिल क्लोराइड। कार्बोक्सिल क्लोराइड को फॉस्जीन कहते हैं। उसके बाद जो लिथार्ज होता है, लिथार्ज आपका होता है, आप कह सकते हैं लेड मोनोऑक्साइड। और जो हाइड्रोलिथ होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड आपका हाइड्रोलिथ हो जाएगा। जो लिथार्ज है, लिथार्ज आपका लेड मोनोऑक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोलिथ आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड, फॉस्जीन हो जाएगा कार्बोक्सिल क्लोराइड। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखा है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। जो चिली साल्ट पीटर होता है इसे सोडियम नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दोबारा चूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक तरफ लिखा हुआ है विटामिन और दूसरी तरफ उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। तो जो विटामिन B1 होता है इसको बायोटीन नहीं कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। जो पायरिडॉक्सिन होता है ये आपका विटामिन B6 होता है, और नियासिन आपका विटामिन B3 ही होता है, और थायमिन मैंने बताया विटामिन B1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। जो बायोटीन होता है, बायोटीन आपका विटामिन B7 होता है, ध्यान रखिएगा। बायोटीन विटामिन B7 हो जाएगा, थायमिन आपका विटामिन B1 हो जाएगा, और जो पायरिडॉक्सिन है ये आपका विटामिन B6 हो जाएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन B3 जो होता है इसे नियासिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनकरेक्ट ऑप्शन अब आपको यहाँ पर चूज करना है। एक तरफ डिजीज का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका कोई अल्टरनेटिव नेम लिखा हुआ है।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सही कौन सा ऑप्शन होगा, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है। तो जो मिसेल्स है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मिसेल्स को लिखा हुआ है पेरिटोसिस, है ना। तो पेरिटोसिस जो होता है ये आपका मम्स को कहा जाता है, ना कि मिसेल्स को। जो मम्स होता है उसका अल्टरनेटिव नेम पैरोटिसिस होता है, या फिर पैरोटिसिस का अल्टरनेटिव नेम आप कह सकते हैं मम्स होता है। बाकी जो प्लेग होता है उसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, वूपिंग कफ को पर्टुसिस के नाम से जाना जाता है, और जो ब्लड कैंसर होता है उसे ल्यूकेमिया के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी मिसल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक तरफ आपको डिजीज का नाम लिखा दिया गया है और दूसरी तरफ उसका कारण लिखा हुआ है, आपको सही जवाब बताना है। तो फ्रेंड जो साइड्रोसिस है, साइड्रोसिस आपका आयरन डस्ट कह सकते हैं, आयरन डस्ट के कारण ही होता है। बाकी जहाँ पर प्लम्बिज्म लिखा हुआ है, प्लम्बिज्म जो है ये आपका लेड की वजह से होता है, इताई आपका कैडमियम की वजह से होता है, और जो मेसोथेलोमिया होता है ये आपका एस्बेस्टस की वजह से होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो साइड्रोसिस है ये आपका आयरन डस्ट के कारण ही होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना है। तो एक तरफ आपके डिजीज लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ बॉडी पार्ट अफेक्टेड लिखा हुआ है। तो जो आपका सोरोसिस होता है, ध्यान रखिएगा सोरोसिस आपका स्किन से ही रिलेटेड है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा आपके आइज में होता है, जो रिकेट्स हैं ये बोन्स में होते हैं, और जो ओटोसिस है ये आपकी कान में होता है या ईयर्स में होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ये आपको दोबारा चूज करना है। एक तरफ एनिमल बर्ड या इंसेक्ट दिए हुए, दूसरी तरफ उनसे होने वाले डिजीज दिए गए हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं इन डिजीज के ये ट्रांसमीटर हैं, इनको ये फैलाते हैं। तो जो सीसी फ्लाई डिजीज, जो सीसी फ्लाई है ये आपका इंसेक्ट है, ये आपका कौन सा डिजीज ट्रांसमिट करता है, तो स्लीपिंग सिकनेस। ध्यान रखिएगा सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस को ट्रांसमिट करता है। सैंड फ्लाई जो होता है ये आपका काला अजर को ट्रांसमिट करता है। वहीं पर जो रैबिट्स होते हैं ये आपके टुलारेमिया को ही ट्रांसमिट करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मॉस्किटो जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर, तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रैबिट्स जो हैं ये आपके टुलारेमिया को ही ट्रांसमिट करते हैं, जो कि एक डिजीज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, मतलब कि आर्टिफिशियली सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बनाया गया था ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो टेक्नीशियम होता है, जो टेक्नीशियम है ये आपका फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट है। और इसी में जो सेकंड ऑप्शन पार्ट है क्वेश्चन का वो पूछ रहा है आपसे कि द नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड जो एलिमेंट है वो आपका टेक्नीशियम है, और जो नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है वो आपका है ब्रोमीन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था। तो जो मैलिक एसिड है फ्रेंड्स, इट इज़ आप कह सकते हैं मैलिक एसिड सोर ग्रेप्स या खट्टे अंगूर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये आपका रुबर्ब में पाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड आपका पाया जाता है मिल्क में, दूध में, और जो यूरिक एसिड है ये आपका रेपसीड ऑयल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना था, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला लिखा है द मेटल विद हाईएस्ट डेंसिटी ओस्मियम, जो कि बिल्कुल सही है। मेटल विद लोएस्ट डेंसिटी लिथियम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है वो आपका प्लेटिनम ही होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, द मेटल विद द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब सबसे अधिक तापीय चालकता वाली धातु कॉपर ना होकर के क्या है, सिल्वर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिल्वर जो है वो सबसे अधिक तापीय चालकता वाली धातु है, कॉपर नहीं है। तो द मेटल विद द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज सिल्वर इंस्टेड ऑफ कॉपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना था। तो जो डच मेटल है, ध्यान रखिएगा, कॉपर और जिंक से मिलकर के डच मेटल बनता है। रोल गोल्ड बनता है आपका कॉपर और एल्युमिनियम के मिक्सचर से, ध्यान रखिएगा। तो बी का हो जाएगा कॉपर और एल्युमिनियम। जो बेल मेटल है फ्रेंड्स, बेल मेटल आपका कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनता है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, एल्युमिनियम काट कर आप इसे टिन कर लीजिएगा, है ना। तो एल्युमिनियम काट कर आप इसे कॉपर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉपर और टिन के मिक्सचर से बेल मेटल बनता है। जो मैग्नीशियम है ये आपका मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के मिक्सचर से बनता है। तो बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट लिखे हुए हैं, तो आप देखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, जो डच मेटल वाला है, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोल गोल्ड है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉपर और एल्युमिनियम के मिक्सचर से बनता है। जो बेल मेटल है, बेल मेटल आपका कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनता है। और जो आपका मैग्नीशियम है ये आपका मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के मिक्सचर से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है।
तो आप देख सकते हैं विटामिन B2 की कमी से पेलाग्रा नहीं होता है। पेलाग्रा जो होता है ये आपका विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है। तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट लिखा हो, बाकी सारे करेक्ट हैं। जो विटामिन B1 है इसकी कमी से आपका बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया ऑस्टोपोरोसिस होता है। विटामिन ई की कमी से हीमोलाइसिस होता है। ठीक है, बाकी विटामिन B2 जो है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर विजन, और इसकी कमी से कियोलोसिस होता है। ध्यान रखिएगा, कियोलोसिस, ना कि पेलाग्रा। पेलाग्रा आपके विटामिन B3 की कमी से होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन का ही आपको दोबारा से चयन करना था। तो जो कैल्शियम है फ्रेंड्स, ये आप कह सकते हैं इसका सोर्स सबसे ज़्यादा ब्लैकबेरीज जो होते हैं उसमें कैल्शियम पाया जाता है। बाकी जो ब्रोकोली है, ब्रोकोली में सोडियम पाया जाता है। आयोडीन जो है, आयोडीन में आप कह सकते, आयोडीन होता है सी फूड्स में, और जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस होता है डेट्स में। तो इस तरह से आप देखिए जो बी ऑप्शन है आपका सोडियम ब्रोकोली, ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसी का आपको चयन करना था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। करेक्ट ऑप्शन आपको दोबारा से चूज करना है। एक तरफ मेटल लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके अयस्क लिखे हुए हैं। तो जो कॉपर है फ्रेंड्स, कॉपर के अयस्क का नाम है ब्रोनाइट। ध्यान रखिएगा, जो ब्रोनाइट हो कॉपर का अयस्क है। और जो आपका पायरोलुसाइट है ये आपका मैग्नीज का अयस्क है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका पेंटलैंडाइट है, पेंटलैंडाइट आपका निकेल का एक अयस्क है, और जो टिन का अयस्क है उसे कैसीट्राइट नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है और करेक्ट का ही चयन करना है। तो डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पोटाश ग्लास। पोटाश ग्लास को बनाने में इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो बेरियम ऑक्साइड है इसका उपयोग पोटाश ग्लास को बनाने में नहीं किया जाता है। तो पोटाश ग्लास किनके मिक्सचर से बनाया जाता है, तो जो बाकी तीन ऑप्शन है आपके पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, इनके मिक्सचर से पोटाश ग्लास बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था। एक तरफ एंजाइम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लोकेशन लिखा हुआ है कि कहाँ से ये सिक्रीट होते हैं। तो जो पेप्सिन है फ्रेंड्स ये स्टमक से ही सिक्रीट होता है, आमाशय से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। एमाइलेज आपका पैंक्रियाज या अग्नाशय से रिलीज होता है, ये भी सही है। जो ट्रिप्सिन है फ्रेंड्स ये लार्ज इंटेस्टाइन से ना होकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है। ठीक है, छोटी आंत से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। बाकी लाइपेज जो है ये आपका पैंक्रियाज या अग्नाशय से ही निकलता है। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था। तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।